ओके, चलिए। तो आज एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आरएपीसी 2 का पेपर 2 के लिए जो सेशन शुरू हुआ, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो लाइव सेशन है वो नहीं किया था। मतलब जो डेली डिस्कशन सेशन है वो तो चल रहे हैं, पर जो लाइव सेशन है वो अभी तक नहीं हुआ था। तो आज पहला लाइव सेशन है। इससे पहले जो लाइव सेशन था उस दिन हम लोगों ने कट ऑफ पे डिस्कशन किया था, और चूंकि आंसर की आई थी तो उस दिन हमने आंसर के पे डिस्कशन करा था। तो एक बार फिर से 1 मिनट में हम फटाफट, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेशन शेड्यूल क्या है वगैरह वगैरह करके, तो एक बार एकदम फटाफट में ना शेड्यूल आप लोगों को बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो पेपर 2 की जो प्रिपरेशन चलेगी, पेपर 2 की प्रिपरेशन के दौरान ये जो आपकी स्क्रीन पे 5 चीजें दिख रही हैं ना, लाइव सेशन होंगे, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, डेली ऐसे प्रैक्टिस होगा, डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस होगा, इवैल्यूएशन फीडबैक, 29 दिसंबर का जो आपका स्पेशल मॉक टेस्ट होगा उसका किया जाएगा। लाइव सेशन कब कब होगा? डेली मॉर्निंग में 7 बजे से लाइव डिस्कशन सेशन होगा। इट विल नॉट बी मेंटरिंग सेशन, इट विल बी डिस्कशन सेशन, जिसमें कि पहले दिए हुए टॉपिक पे जिस पे आपने लिखा है ऐसे, जिन लोगों ने लिखा है वे लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम उसमें इनपुट यदि आवश्यक हुआ तो देंगे, जैसा हम बीच बीच में आपको इनपुट देते रहते हैं। ठीक ऐसा ही एक सेशन शाम को 8 बजे होगा। इन सेशंस में आपका अनुवाद अभ्यास के जितने भी सारे पैसेजेस हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। साथ में अनुवाद अभ्यास के जितने सारे इडियम्स, फ्रेजेस, हमारा अगले 50 दिनों में टारगेट है कि उन सभी को हमें रट के घोल के पी जाना है। तो ये हमारे अनुवाद के लिए भी और हमारे एसे के लिए भी बहुत काम में आने वाला है। तो ये हम करेंगे लाइव सेशंस में। तो अब लाइव सेशंस क्या हो गए? मॉर्निंग 7 और इवनिंग 8 लाइव डिस्कशन सेशन होंगे। एवरी ट्यूसडे जैसे आज हो रहा है, थर्सडे और सैटरडे को आपका होगा लाइव मेंटरिंग सेशन, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन और ऑन स्क्रीन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस और ऑन स्क्रीन एसे राइटिंग प्रैक्टिस, बेसिक्स ऑफ एसे, टेक्निक्स ऑफ एसे, इन चीजों के ऊपर हम लोग मेंटरिंग सेशन करेंगे, जिसको कि मैं कंडक्ट करूंगा या फिर हमारे जो साथी और हैं, जो साथी मेंटर्स अच्छ फाउंडेशन के हैं उनमें से कोई कंडक्ट करेगा, या फिर कोई गेस्ट मेंटर जिनको हम इनवाइट करेंगे वे लोग कंडक्ट करेंगे। तो ये जो थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के सेशन जो मेंटरिंग सेशन है, ये सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे, एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा जो आपको मिलेगा। बाकी जो डिस्कशन सेशन है वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग जैसी कोई चीज है नहीं। उसमें आपको आना है, डिस्कशन करना है, फीडबैक लेना है, देना है और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हेलो, जी सर। यस हाँ। ये सुन पा रहे सर सर? आवाज आ रही है सर। इसके बाद में रेगुलर मॉक टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रतिदिन आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऑड डे पे इंग्लिश रहेगा, इवन डे पे हिंदी रहेगा। इवन डे मतलब जैसे आज 17 तारीख है तो आज आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिला हुआ है। उसमें एक एसे लिखना रहेगा, एक आपको ट्रांसलेशन का पैसेज मिलेगा, उसका एसे का कंटेंट और ट्रांसलेटेड पैसेज भी जब आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। कैसे करना है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये प्रतिदिन मिलेगा। उसके अतिरिक्त हम लोग अभी जो कर रहे हैं, एक स्टोरी, मिरर ऑफ द माइंड्स, एक स्टोरी है जिसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं। 4 या 5 कितने उसके चैप्टर्स हो गए हैं? नहीं 5। पता। पाँच हो गए 5 सर। जो कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा। जो नहीं कर रहे हैं, देखिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा मैं उसमें अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना, आपको कहना कि आप करिए करिए। अब मैं आपके बदले में तो कर नहीं सकता हूँ। तो 5 पार्ट जो है, चैप्टर्स जो है मिरर ऑफ द माइंड्स के हो गए हैं, और मेरे ख्याल से 4 जो लेसन है वो बुद्ध का जीवन करके एक हिंदी की स्टोरी चल रही है उसके हो गए। तो ये प्रतिदिन एक स्टोरी, एक एक चैप्टर जो है वो अपलोड होता रहेगा, और उसे आपने अनुवाद करना है। उसका सही अनुवाद भी आपको उसके आंसर सेगमेंट में मिल जाएगा, तो उसको आपने करना है। तो इस तरीके से प्रतिदिन 3 आप पैसेज करेंगे, 2 पैसेज करेंगे और एक आप लिखेंगे ऐसे। इसके अलावा हर संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, जैसा कि इस संडे को हुआ, जिससे कि आपको शेयर करना रहेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको दी गई है, उसमें आपको उसका पीडीएफ बना करके शेयर करना रहेगा।
डेली ऐसे प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। 29 दिसंबर को कोलकाता में हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, माफ कीजिएगा, फिजिकल मॉक टेस्ट होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। और बाकी रेस्ट ऑफ बाकी शहरों में, इंडिया के जो और शहर है जहां से साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन ही होगा, जिसका कि प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, उसकी मार्किंग की जाएगी और उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जो साथी कोलकाता से, उनका कोलकाता में फिजिकल मॉक टेस्ट एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, एक जैसे एग्जाम सेंटर होता है वैसा आप जाएंगे, आपको एक एडमिट कार्ड इशू होगा, आप वहां बैठेंगे, प्रॉपर टाइप से आप एग्जाम देंगे 2 घंटे, आपकी कॉपी ली जाएगी और आप वहां से अपने घर जाएंगे। तो वो एक प्रॉपर टाइप से जो एग्जाम में जैसा होता है वैसा पूरी तरीके से आपको एक सिमुलेटेड माहौल मिलेगा पेपर 2 लिखने के लिए। तो ये आपका, उसका आपको इवैल्यूएशन और फीडबैक आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो ये सारा पैटर्न है। किसी को कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ ले इस सारे पैटर्न को लेकर के, जल्दी से। सर, हेलो सर। हम्म। सर, मेरा एक क्वेश्चन मतलब पैटर्न उससे रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने गौतम बुद्ध का पैसेज ट्रांसलेट किया था, और और वो जो था ना एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाला, तो क्या वो मिरर ऑफ माइंड का पार्ट है? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाला मैं वो पूछना चाह रही हूँ, वो जिसमें मिरर ऑफ द माइंड्स, जेनिंग्स, हाँ, मिरर ऑफ द माइंड्स के अंतर्गत जितने भी हैं सारे उसी के पार्ट हैं। क्योंकि उसमें जेनिंग्स और वो दो बंदों की कन्वर्सेशन आती है ना, वो ट्रुथ को खोजता रहता है इस तरीके वो का। सारे उसी के पार्ट से आगे चल करके सारे, मतलब वो सब आगे चल करके ना एक दूसरे से मतलब वो मिंगल अप होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अलग पार्ट है, वो नए नए कैरेक्टर्स हैं, वो सब आगे चल करके और जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, तो मैं ये सीरीज तो अभी कंटिन्यू की हुई है, तो इसी को आगे बढ़ा रही हूँ बिल्कुल मैं। करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जब ये यही अभी आपका खत्म हो पूछना जाएगा था। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ट्रांसलेशन की आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, मैं इससे हेलो। रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड। सर, ओके। पैटर्न रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी। सर, मॉडल आंसर्स चाहिए थे, जो 12 तारीख से पहले के आंसर्स हैं, क्योंकि 4 दिन के मतलब देखिए ऐसा है, ये कौन बोल रहा है? सर, विधि। विधि जी, ऐसा है कि अभी हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए। जो चीजें और आगे आनी है ना, वो धीरे धीरे आपके लिए आगे आती जाएंगी, है ना। जो ओके अभी सर। पैटर्न में चल रहा है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो चीजें पहले वाली हैं, अब जो पहले ऑलरेडी उसके ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, वो टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं, तो आगे चल करके हम लोग उसके ऊपर भी देंगे मॉडल एसेस आपको, है ना। नमस्ते लेटेस्ट। सर। जी। नमस्ते सर। सर, हाँ। सर, अब रिसेंट के कुछ मॉडल्स हैं सर, क्या कुछ ऐसे के सर? किसके? रिसेंट मतलब पिछले पिछले एक हफ्ते के दौरान कुछ मॉडल ऐसे होंगे सर? देखिए, मॉडल एसेस हम लोग प्रतिदिन डाल रहे हैं ना कुंदन जी। जो मॉक अरे टेस्ट सर, वो आपको मिल पता रहा है नहीं चल रहा डेली। सर, वो कहाँ से प्राप्त होंगे सर? प्लीज बताइए सर। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जी जी। एक बार मैं आपको आप सब लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं लैपटॉप में दिखाया था, वो आपको वैसे ऐप में भी समझ में आ जाएगा। जैसे दिख रहा है आप लोगों को, जी सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। लर्नर्स दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके। तो जैसे ये जब आप टेस्ट सीरीज खोलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको एसएससी, जीएसटी, सीएसटी पेपर 2 दिखता है। यहाँ पे अब जैसे देखें, ये डेली मॉक टेस्ट दिख रहा है, इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट पेपर दिख रहा है डेट वाइज। 13, 14, 16, 17, 15 नहीं है। 15 क्यों नहीं है? क्योंकि 15 को फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ था, तो वो आपको 15 यहाँ मिल जाएगा। 15, 12, 24 बाकी दिन यहाँ पे 13, 14, 16, 17। अब जैसे 17 आज का है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेस्ट दिखा। यहाँ पे आपको एसे एंड ट्रांसलेशन, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिला, मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ, सो एंड सो करके ये मिला। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसमें ना जस्ट ऐसे लिख देना है डन या ट्रांसलेटेड, बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप इस पे आ गए, चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विकास की चुनौतियां। आप लिख देंगे डन, बस, सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, डन करके आपको क्या करना है? पेपर पेन पे आपको ये पूरा करना है। टाइम का यहाँ चलता रहेगा, कोशिश करना है आपको 1 घंटे की। यहाँ देखिए, दिख रहा है ऊपर घड़ी दिख रही है, यहाँ टाइम चलता रहेगा। तो आपको बेसिकली टाइम में 1 घंटे में आपको ये दोनों कर लेना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ से सेवन नेक्स्ट कर देना है। आर यू श्योर? सबमिट, यस, प्रोसीड। आएंगे व्यू सॉल्यूशंस में, है ना। आप रीडिंग मोड भी ओपन कर सकते हैं, ये बड़ा दिख जाएगा। ये इसमें आपका
ये है आपका ट्रांसलेशन पैसेज जो दिया था, ये इसका अनुवाद किया हुआ है। उसी प्रकार से अच्छा, इससे नीचे वाला सेव नहीं हुआ है, आज वाला, कोई बात नहीं। डाला तो था शायद, सेव नहीं हुआ, कोई बात, ये मैं अपडेट कर दूंगा ए से। यहाँ पे जैसे नीचे पोर्शन में ना आपको ए से भी दिख जाएगा, तो ये आज का अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पेज है इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं, कंट्रोल पी करके ना आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंटेबल है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं 17, कल 16 वाला देख लेते हैं, 16 वाला भी देख लेते हैं। उसमें ऐसे ऐसे का भी दिख जाएगा, 17 वाले में ऐसे नहीं दिख रहा है, मतलब वो इसे बना तो दिया था लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ये आपने कर लिया, फिर आपने डन कर दिया, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे आपने डन कर दिया, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में ये आपका व्यू सॉल्यूशंस रीडिंग मोड में जाकर के अब देखेंगे। हाँ, ये देखिए, जैसे इसमें ये पूरा, अच्छा उसमें भी होगा, वो लोड नहीं हुआ था, ऐसे मैंने उसमें भी डाल रखा है, वही कह रहा था कि इसे दोनों में डाल रखा है। देखिए ये पूरा सर आपको आ तो रखा अच्छा, है, इसमें मैंने हमने पढ़ा है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ना। हिंदी में भी दिया है उसी टॉपिक पे, इंग्लिश में भी उसी टॉपिक पे दिया हुआ है, और नीचे आपका अंग्रेजी का अनुवाद दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही आज वाले में भी होगा पक्का, वो मेरे ख्याल से थोड़ा लोड होने में देर हो गया सर होगा, है तो टाइम ना। एक बार लगता है फिर लोड होने में, 2-3 मिनट नहीं में। सर, हाँ, थोड़ा टाइम सा लगता है लोड होने में, बिल्कुल लेकिन आ रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का आ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि कैसे हो गया ऐसा कि नहीं है। एक बार देख लेते हैं व्यू सॉल्यूशंस, ये हो गया ऐसे आपका, ये हाँ ये देखिए ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो ये एक तरीके से मॉडल एसेज है, पर जैसा कि मैंने आज सुबह भी आप लोगों को ये बताया था कि ये मॉडल एसेज है, ये फाइनल मतलब ऐसा नहीं कि इसको रट करके आपको लिख देना है, इसको पढ़ना है, समझना है, गुणना है, और फिर आपको इसके ऊपर अपना खुद का एसे लिखना है। अगर आपने कल लिख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आपने इसे लिखना है, इसका आंसर देख करके, और फिर कल को इसे डिस्कशन करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिला कि आपको लगा कि नहीं इसका ऐसे जो है मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा हूँ, या मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंटेंट सर्च करूँ, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आपने अपना टेस्ट खोला बढ़िया, है ना, स्टार्ट किया, नेक्स्ट करके आपने इसको क्या कर दिया, आई एम रेडी टू बिगिन, और आपने कर दिया सबमिट। इसने पूछा यस, आपने इसमें कुछ नहीं, आप 10 बार सबमिट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपने सबमिट कर दिया, आप व्यू सॉल्यूशन में गए, बढ़िया तरीके से आपने पहले ऐसे पढ़ा फर्स्ट क्लास, शांति से उसका पॉइंट्स लिखा, नोट्स बनाया, फिर सोचा, थोड़ा विचार किया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप बैक गए, दोबारा जाकर के आपने उसी एसे को दोबारा स्टार्ट टेस्ट किया, आपका टाइमर शुरू हो गया, और फिर दोबारा आपने उसे आपने दे दिया, लिख दिया ऐसे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं पूरा का पूरा अभ्यास। अब बताइए और कोई डाउट। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि हमने मॉडल आंसर के अलावा कुछ लिंक्स भी दे रखे हैं, तो वो लिंक्स नहीं मिले हमें। लिंक्स कौन से लिंक्स? जहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट करते हैं आप, जहाँ से भी ये मतलब कंटेंट। लिंक्स कुछ नहीं है, मॉडल आंसर आपके पास में है, टॉपिक्स आपके पास में है, टॉपिक्स का लिंक मैंने आपको मैसेज में दिया हुआ है। ओके जी, वे दो ही बनाना, पालक पनीर की सब्जी बता देना, थोड़ी पालक पनीर हमें भी दे देना। मेरा माइंड अनम्यूटेड हो, माइक सॉरी म्यूट कर सर। लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। पालक पनीर सुन करके फिर बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के पालक पनीर के चक्कर में निकल जाएंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सर हेलो, मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर जो सीरीज आपने दे रखी है ट्रांसलेशन करने के लिए, उसमें बहुत सी सिली मिस्टेक हो रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी क्लास हो जाती है जिसमें बेसिक्स मतलब ट्रांसलेशन के क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग
बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे, है ना। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो हम सामान्य तौर पे जो गलतियां हम लोग ट्रांसलेशन के वक्त करते हैं, या जिन बात चीजों को हमें ट्रांसलेशन के वक्त ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम 1, 2 या 3 सेशन हम रखेंगे। इसके दौरान हम लोग अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, जस्ट एक मतलब चूंकि हम अनुवाद करने जा रहे हैं, वही काम हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जानकारी रहने से हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अनुवाद के 10 आधारभूत स्तंभ क्या होते हैं, उनको उदाहरण सहित हम देखेंगे। क्या क्या गलतियां हम करते हैं अनुवाद के वक्त, उनको देखेंगे हम। अनुवाद आपका कितना सही है, इसका आप सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे। एक ही अनुच्छेद के अलग अलग अनुवाद कैसे किया जा सकते हैं, हम लोग करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और इसके साथ में एक ही शब्द की अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग पर्याय आपको समझ में आ रहे हैं, 3, 4, 5, उसमें से कौन सा सटीकतम पर्याय आप निकाल करके और उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। ये ऐसा नहीं कि कोई जादू से या कोई ट्रिक या टेक्निक से हो जाएगा, इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में तो ये कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग पैसेजेस भी हम आगे चल के करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग अगले 3-4 सेशन में कवर करने वाले हैं, बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू द रेगुलर प्रैक्टिस ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस, जैसा हम पहले करते थे। हम इस बार थोड़ा सा इससे पहले ये सब जो ग्राउंड वर्क है हम इसे कहेंगे। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद का मतलब क्या होता है, अगर आप अनुवाद को जाकर के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, इसका मतलब कोशगत अर्थ यदि देखेंगे तो ये कहता है फिर से कहना, है ना, किसी चीज की व्याख्या फिर से कहना, है ना, या पुनरुक्ति उसे कह सकते हैं। ठीक है, भाषांतर इसे कह सकते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ समथिंग सेड और रिटेन इन अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मोटे तौर पे ट्रांसलेशन के अलग अलग परिभाषाएं या अर्थ हम इसको समझते हैं। किसी भाषा में व्यक्त मौखिक या लिखित भाव या विचारों का किसी अन्य भाषा में कहा या लिखा जाना अनुवाद कहलाता है, आप सभी से जानते हैं। बस एक बार रेफरेंस किया, हम लोग इसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुवाद सामान्य तौर पे अगर हम अनुवाद की संकल्पना की बात करें तो ये दूसरी भाषा से अपनी भाषा में किया जाता है, परंतु कई बार इसे हम लोग अपनी भाषा से दूसरी भाषा में भी करते हैं, और इसीलिए इसे भाषांतर या उल्था करना अनुवाद, इस तरीके से इसे हम लोग नाम देते हैं। अनुवाद अगर इसे आप विच्छेद भी करके समझेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका अर्थ निकल करके आएगा। अनुवाद में 2 चीजें होती हैं, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, वह लैंग्वेज जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हैं दैट इज योर सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं दैट इज योर टारगेट लैंग्वेज, राइट। तो ये मोटे तौर पे अनुवाद का अर्थ है ना, या अनुवाद की परिभाषा, मतलब परिभाषा तो हम नहीं कहेंगे, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग अलग अलग 6 बिंदुओं में अनुवाद को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनुवाद है क्या चीज। ठीक है, अब मैं इसको हटा करके और फिर आपसे पूछता हूं कि आप अपने अपने शब्दों में इन 6 पॉइंट्स को देखने के बाद मुझे बताएं कि अनुवाद क्या है, आपको क्या लग रहा है अनुवाद क्या है, अगर आप अपने शब्दों में कहें तो आपके हिसाब से। अभिव्यक्ति, एक भाषा का दूसरे भाषा में। एक भाषा की दूसरे भाषा में अभिव्यक्ति, ठीक है, और सर एक भाषा विषयों के का, भाव को किसी भी विषय समझकर का उसकी दूसरी भाषा के उसी में मतलब उसका मीनिंग ना खोकर या भाव को सेम वही रखकर अनुवाद करना या उसको दूसरी भाषा में इंटरप्रेट करना भी। ठीक है, और ठीक है, तो आप लोग मोटे मोटे तौर पे समझ रहे हैं अनुवाद के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे पूर्ण अनुवाद होता है, आंशिक अनुवाद होता है, उसको पार्शियल ट्रांसलेशन कहते हैं, समग्र अनुवाद टोटल ट्रांसलेशन कहते हैं, कई बार रिस्ट्रिक्टेड अनुवाद जिसको बद्ध अनुवाद यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन कहते हैं। वैसे ही यदि हम लोग देखें साहित्य की दृष्टि से जो अनुवाद होते हैं, मतलब साहित्यिक शैलियों की दृष्टि से, तो पद्यानुवाद, गद्यानुवाद, छंदबद्ध अनुवाद, है ना, छंद मुक्त अनुवाद, नाट्य का अनुवाद, कथा अनुवाद, अन्य किसी विधा का अनुवाद, तो इस तरीके से अनुवाद के अलग अलग रूप माने जाते हैं। लेकिन अगर आप मोटे तौर पे ये देखें कि शैली के अनुसार, है ना, शैली के अनुसार या प्रकृति के अनुसार अगर हम देखेंगे कि कथ्य जो आपका दिया हुआ सोर्स कथ्य है या सोर्स अनुच्छेद है, उसकी प्रकृति के अनुसार, तो मोटे तौर पे शब्दानुवाद, भावानुवाद, शब्दानुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शब्दानुवाद का अनुवाद क्या है, लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन, या फिर भावानुवाद
पैराफ्रेजिंग या फिर छाया अनुवाद या फिर रूपांतरण, जिसको कि हम लोग ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, या फिर सारा अनुवाद, है ना, या फिर टीका या भाष्य भी अनुवाद का ही एक रूप है ना, जिसमें किसी एक दिए हुए किसी भी एक कंटेंट को आप लोग उसके ऊपर एक टीका, है ना, मतलब एक टिप्पणी इस तरीके से आप देते हैं। तो अंजलि सेशन चल रहा है, आप सेशन के बाद कॉल करें, है ना। और उसके बाद में आशु अनुवाद, ठीक है। तो ये सारे अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के रूप है। तो बस ये जानने के लिए, इसका हमारे एग्जाम से कोई विशेष लेना देना है नहीं, लेकिन जस्ट एक जानकारी के लिए, है ना, एक जब हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम लोग कुछ वाक्यों को देखते हैं और उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल साधारण वाक्य, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मतलब तीसरे चौथे पांचवे क्लास के बच्चों के लिए अनुवाद है। तो हम क्यों करेंगे इसका अनुवाद, हम थोड़ा देखेंगे इसको। जैसे एक अनुवाद है मोहन गिरा। अब इसका क्या होगा अनुवाद, बताइए। एक वाक्य है मोहन गिरा। मोहन मोहन फेल। मोहन हैज फॉलन। मोहन फेल। फेल, Fallen. मोहन हैज फॉलन, Mohan fell down. मोहन मोहन फेल डाउन। फेल डाउन। ठीक है, मोहन गिर पड़ा। मोहन हैज fallen down. दोनों में क्या अंतर, अलग अलग दोनों का अनुवाद कैसे करेंगे आप। मोहन गिरा, मोहन गिर पड़ा। अरे Fallen. Mohan fall and the second Mohan has fallen down. हाँ, सेकंड का सर मोहन हैज फॉलन डाउन। Fallen क्या down अंतर है and second Mohan fall. दोनों में, क्या अंतर है? सर फर्स्ट मोहन जो फेल शायद डाउन। पास्ट इंडेफिनिट का है एंड सेकंड परफेक्ट है। अच्छा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। नहीं सर, मोहन फेल और मोहन फेल डाउन। मैंने आप लोगों को कल परसों कहा था कि ना अगले 50 दिन हमारे और आपके बीच में एक लड़ाई चलने वाली है। वी आर इनटू अ सिचुएशन ऑफ वॉर। क्या है लड़ाई? सर एक जो है ना एक फ्रेज लग रहा है नीचे वाला फेल डाउन, और ऊपर वाला सिंपल लग रहा है मोहन फेल। नहीं, मैं लड़ाई की बात पूछ रहा हूँ। लड़ाई करते होते हुए। हम लोग शब्दानुवाद करेंगे और आप भावानुवाद करेंगे। अच्छा, तो क्या है अंतर? मोहन गिरा, मोहन गिर पड़ा। अगर आप इसे कह, जैसे आप सोचे एक क्रिया हुई, एक घटना हुई, क्रिया की जगह कहूं घटना हुई जिसमें मोहन गिरा या गिर पड़ा, तो आप क्या कहेंगे इसे? मैंने कहा अरे मोहन गिरा, आपने कहा मोहन गिर पड़ा, क्या अंतर है? एक में मोहन एकदम से गिरा, एक में मोहन थोड़ा डिसेंटली गिरा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, नहीं थोड़ा धीरे धीरे गिरा, या थोड़ा उसे कम चोट लगी, या थोड़ा स्टाइल में गिरा, शाहरुख खान की तरह? नहीं, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। मोहन गिर गया, सर दोनों ये सेम भी ये बात है। मिलेगा। मोहन हैज fallen down, ये भी ये मिलेगा। मोहन हैज अच्छा, ये भी वही होगा। तो अब देखिए 3 सेंटेंस है आपके सामने। मोहन गिरा, मोहन गिर पड़ा, मोहन गिर गया। अब अगर इन तीनों बातों को अगर हम लोग अंग्रेजी में कहें तो हम क्या कहेंगे? मोहन fell down. मोहन फेल मोहन डाउन। फेल। और अगर हम मोहन फेल डाउन कहेंगे तो मोहन गिरा के लिए क्या यह गलत अनुवाद होगा? नहीं सर। गिर पड़ा के लिए गलत होगा? नहीं सर। गिर गया के लिए गलत होगा? नहीं होगा। ठीक है, कुछ और देखते हैं। आई मेट हर। मैं उससे मिला। मैं उससे मिला। यस सर। मैं उनसे मिला, मैं उनसे मिली, अगर कोई लेडी स्त्रीलिंग है तो। मैं उनसे मिली, मैं उससे मिला, मैं उनसे मिला, मैं उससे मिली, मैं उनसे मिली। हेलो, यस सर। चारों तरह से कर सकते हैं। आपको ये चारों सेंटेंस इसके अनुवाद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जी सर। मैं उससे मिला, मैं उनसे मिला, मैं उससे मिली, मैं उनसे मिली।
हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका अनुवाद क्या होगा? मेरी उनसे मुलाकात हुई। सर सेम ही सर होगा। सेम है, आई मेट हर, अच्छा, या फिर आई सडनली मेट हर। सडनली सडनली, सडनली कहाँ से आ गया? सर आई क्रॉस विथ हर भी तो हो सकता है। आई मेट ए क्रॉस हर। अच्छा, और सर वो भी इंसिडेंटली हो जाता है कि अचानक से मिल गया, मीट अक्रॉस और फ्रेजल वर्ब में। सोचिए और क्या होगा, और क्या होगा? आई मेट ए क्रॉस हर, ठीक है, और आई मेट विथ हर। आई मेट विथ हर, ओके, और मेरी उससे मुलाकात हुई। आई मेट हर। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सारे अनुवाद आपके सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। पहली बात तो ये कि आई मेट हर, अगर हम लोग अनुवाद करते हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई, आई मेट हर बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई कहे कि गलत, कोई गलत नहीं, आई मेट हर मेरी उनसे मुलाकात हुई। क्या भाव में कहीं कोई अंतर आ रहा है? नहीं अगर सर। आप ये बात कहना नहीं चाहते सर। हैं कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और आपने कहा आई मेट हर, क्या कहीं भाव में कोई अंतर आ रहा है? और नहीं अगर सर। भाव में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो आपका अनुवाद बिल्कुल सही है। आपको अनुवाद करने के बाद सीधे सीधे एक बात सोचनी है कि क्या जो बात अंग्रेजी में कही गई आई मेट हर, या हिंदी में कहा गया मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहा अंग्रेजी में माई आई मेट हर, तो क्या अंग्रेजी में आई मेट हर कहना क्या उसी भाव, अर्थ, क्रिया, घटना को इंगित कर रहा है, या उसको ये समर्थित कर रहा है, उसको पुष्ट कर रहा है, या उसको सपोर्ट कर रहा है? अगर है तो आपका अनुवाद सही है। ठीक है, आई हैड अ मीटिंग विथ हर, ये भी ठीक है। आई मेट हर भी ठीक है। आई हैड एन इनकाउंटर विथ हर, मेरी उनसे मुलाकात हुई, आया ना? सही है। ठीक है। अब इन सारी बातों को देखने के बाद, मतलब ये सारे सेंटेंसेस जो हमने बहुत सारे देखे, इनको देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अब देखिए हम लोगों ने इंग्लिश से हिंदी भी देखा, हिंदी से इंग्लिश भी देखा, तो एक बात समझ में आ रही है कि यदि आपको सही अनुवाद करना है तो इसीलिए कहते हैं ना, जब आपकी एलिजिबिलिटी आपसे पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि आपको एमए में इंग्लिश किया तो बीए में आपका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, या फिर आपका हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एमए बीए में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक अनुवादक के तौर पे जब आप अनुवाद करने चले तो आपसे यह अपेक्षा की जाएगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का ज्ञान हो। अगर दोनों ही भाषाओं का ज्ञान आपको नहीं है, या दोनों में से किसी का ज्ञान कम है या ज्यादा कम है, तो फिर आप अच्छा अनुवाद नहीं कर सकते। तो आपको दोनों ही भाषाओं का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अनुवाद की पहली शर्त है ना। और सबसे जरूरी बात इसमें अनुवाद के संदर्भ में है कि अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, केवल हवा में और मतलब बस ऐसे ही अनुवाद नहीं होगा। और अगर ऐसा करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, जैसी गलती आप लोग बहुत सारी अभी आपने छोटे छोटे सेंटेंस, हमने कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस रखा नहीं, सामान्य सेंटेंस ऐसा जैसे छठवीं सातवीं क्लास के बच्चों के लिए, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने किया, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप फंसे। आप बहुत बार चक्रव्यूह में घूमते नजर आए, है ना। आपको लगा कि मैं गिर पड़ा के लिए अलग होगा क्योंकि वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में है और वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, वो अपनी जगह पे ठीक है। पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि यदि हमें दोनों भाषाओं के व्याकरण पे हमारी अच्छी पकड़ है, भाषा पे पकड़ है, तो हमारा अनुवाद सही और सटीक होगा, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और सेंटेंसेस देखते हुए आगे निकलते हैं। एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, मुझे इसका हिंदी अनुवाद बताइए। पूरा नहीं दिख रहा। माइकल रिएक्शन प्रूव द रासायनिक प्रतिक्रिया ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है। पुष्टि सर की केमिकल या रिएक्शन, सर ये प्रमाणित दिख किया। नहीं रहा। इस रासायनिक तथ्य दिख तो से पूरा रहा है, आप अपनी रासायनिक स्क्रीन को तथ्य ठीक की करें। पुष्टि की। रासायनिक अभिक्रिया ने इस तथ्य को प्रमाणित किया था। रासायनिक अभिक्रिया ने तथ्य की रासायनिक पुष्टि की। अभिक्रिया ने तथ्य की पुष्टि की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस किसी ने तथ्य कहा की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इस तथ्य की पुष्टि की, इस तथ्य को प्रमाणित किया। किसी ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया ने इस तथ्य को प्रमाणित किया। तो इस तथ्य की प्रतिक्रिया, पुष्टि रासायनिक प्रतिक्रिया से हुई। हाँ जी, इस तथ्य की पुष्टि रासायनिक प्रतिक्रिया से हुई। रासायनिक प्रतिक्रिया से हुई। ठीक है, तो
रासायनिक अभिक्रिया से तथ्य साबित हो गए। अब यहां पर अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, ये दो शब्द आया, तो रिएक्शन के लिए प्रतिक्रिया होगा या अभिक्रिया होगा? अभिक्रिया। रासायनिक दोनों होगा अभिक्रिया ही सर। होगी सर, रासायनिक के साथ प्रक्रिया नहीं आ सकता। हाँ, क्या आएगा? अभिक्रिया अभिक्रिया आएगा। आएगा। रासायनिक के साथ जब भी हम केमिकल रिएक्शन शब्द की बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो हम क्या कहेंगे? यह अभिक्रिया होगा, यह प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं रिएक्शन होगी। के प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया कहना पड़ेगा। ये कैसे समझ में आया आपको? क्योंकि भाव से समझ में आया ना सर। आप रसायन शास्त्र जानते हैं, आपने रसायन शास्त्र पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े होते तो यह संभव नहीं था, आप इसका सही अनुवाद नहीं कर पाते, आप रासायनिक प्रतिक्रिया में फंस करके ये गलती कर बैठते। मृत शरीर पर गंगा जल छिड़क उसे शुद्ध करने की परंपरा आज भी भारत में विद्यमान है। अब थोड़ा सा ट्रिकी ट्रांसलेशन आपके लिए। मृत शरीर पर गंगा जल छिड़क उसे शुद्ध करने की परंपरा भारत में विद्यमान है। The ritual to make the dead body pure by sprinkling Gangajal is still is in India. मृत शरीर पर गंगा जल छिड़क, मृत शरीर पर गंगा जल छिड़क। सर विद्यमान के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? आप बताइए। Still is in Present. practice in India. Still practiced ठीक है। in India. ठीक है। The tradition of spraying Ganga Jal on dead bodies is still in practice. और आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं नहीं सर, विजिबल नहीं है। ब्लैंक दिख रहा है। एक मिनट। सर हाँ, हाँ, तो the tradition of holifying the dead body with Gangajal, the holy water, is still observed in India, या फिर is still in practice in India. तो ये इसका अनुवाद होगा। अब आप देखेंगे कि इसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को का प्रयोग करने के लिए, जैसे होलीफाइंग एक शब्द है, ठीक है, होलीफाइंग एक शब्द है, गंगाजल द होली वाटर एक शब्द है। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये जो विषय है इसके बारे में, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास एक क्लैरिटी होनी आवश्यक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं तो हमारे लिए तथ्य और क्लियर होगा। अब जैसे हमने पहले अभिक्रिया की बात करी, रासायनिक अभिक्रिया, अब एक सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है। अभिक्रियाशील समूहों के योग से कार्बनिक यौगिकों के भीतर भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अभिक्रियाशील समूह के योग से कार्बनिक यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। Reaction groups compound of reaction लगभग 75 से ज्यादा लोग हैं इस सेशन में, 75+। वाक्य एक, योद्धा 75, 75+। क्या हुआ जी? What happened?
30 सेकेंड्स और है आपके पास, आप स्क्रिबल करके बना सकते हैं फास्ट। अभिक्रियाशील समूहों के योग से कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। When carbon compound is combined to reacting groups, its physical and chemical properties changes. चलिए अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। Reacting of the functional groups modify. Reaction of the functional groups modifies the physical and chemical properties of organic compounds. अब यहां अभिक्रियाशील समूह की जब हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। योग शब्द जब हम कहेंगे तो जब यौगिक कंपाउंड्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, है ना, रिएक्शन। तो यहां हम लोग योग के लिए रिएक्शन शब्द का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में योग के लिए रिएक्शन शब्द ही सही है, जुड़ता नहीं है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर के उसके जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट इज अभिक्रियाशील समूह मॉडिफाइज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी आपने सही कहा, लेकिन उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है कार्बनिक यौगिकों के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है ना आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इसका सही अनुवाद होगा। ये सही अनुवाद यदि मान लीजिए मैं कर पाया, तो क्यों कर पाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभिक्रियाशील समूहों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाशील समूहों के लिए फंक्शनल ग्रुप शब्द प्रयोग में लाया जाता है और कार्बनिक यौगिकों को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी होनी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, सड़क पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जा रही कार अचानक पलट गई। आप कहेंगे सर क्या मृत व्यक्ति, कार पलट गई, ये सब नेगेटिव चीजें लेकर के आए हैं अनुवाद में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके ये सारे सेंटेंसेस बनाए गए। The car moving with 140 kilometer per hour in east direction suddenly turned turtle. The car. ठीक है, The car. तो suddenly turned upside down भी कर सकते हैं। आप सेंटेंस बताइए, मुझे सुझाव मत दीजिए। I don't need suggestions, I need full sentence translation. The car suddenly turned upside down, moving at the speed of 140 km per hour. Moving where? On the road. वो छूट गया। अच्छा, on the road। लेकिन आपने तो उसे दिशाहीन कर दिया। हमने तो कहा पूर्व दिशा में। In the east. A car moving at a speed of 140 kilometer per hour in the east direction suddenly turned ठीक है, upside. the car moving eastwards on the road with the velocity of 140 km per hour। क्योंकि जब कार किसी दिशा में चलती है तो क्या होता है, दिशा में जब कार चल रही है तो उसको, उस गति को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना। और जब आपको दिशा नहीं पता है तो फिर उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे स्पीड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर पढ़ा होगा तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप स्पीड कहेंगे, और जब आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और चूंकि यहाँ पे ये बात कही गई है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जा रही कार से अचानक टकरा गई, इट मींस इट इज वेलोसिटी ऑफ द कार। 140 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, नॉट द स्पीड ऑफ द कार। तो सामान्य तौर पे कहने के लिए ठीक है, गलत नहीं होगा, परंतु यदि आप इसे अनुवाद के तौर पे देखेंगे तो सही अनुवाद में आपको वेलोसिटी शब्द का प्रयोग करना रहेगा। तो ये सारे जो हमने 4-5 सेंटेंस देखे, इससे हमें क्या समझ में आया?
क्या समझ में आया? विषय का ज्ञान होना चाहिए। वेरी गुड। इससे हमें ये समझ में आया कि अनुवाद करने के लिए आपके पास भाषा के साथ साथ विषय का ज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो आप ब्लंडर करेंगे। जैसे हम लोगों ने उस दिन एक शब्द देखा था ना, एपिस्टेमोलॉजी। क्या देखा था? एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी आ गया तो फिर तो हमें वो मोलॉजी मोलॉजी घुमाते रह जाएगा पूरे एग्जाम में, वही दिमाग में घूमता रहेगा। जैसे गट ब्रेन हमारे दिमाग में घूम रहा था 2022 में, है ना, गट ब्रेन और इपिडाइडेमिस। जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको याद होगा, पता होगा गट ब्रेन क्या है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुवाद में आपके पास में भाषा के साथ साथ विषय का ज्ञान होना भी आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, कुछ और देखते हैं। इस तरह के हम लोग सेंटेंसेस जो बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें बहुत बेसिक बेसिक बातें जो हमें ध्यान रखनी है। एक सेंटेंस, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे। माननीय प्रधानमंत्री आज आएंगे। प्रधानमंत्री जाएंगे। आज आ रहे हैं बोल सकते हैं। नहीं, आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आज आएंगे। आएंगे प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं। वो अबाउट टू होता है कम, अबाउट टू होता है स्ट्रक्चर कम। तो चलिए मान लीजिए कि मिस्टर शब्द हमने नहीं लगाया, फिर क्या करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे, हमने मिस्टर शब्द नहीं लगाया, हटा दिया अंग्रेजी में। के बाद भी हम लोग माननीय या माननीय तब शब्द भी का सर यूज करते माननीय हैं। ही लगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री। सर फिर भी माननीय का प्रयोग करेंगे। और हमने प्रधानमंत्री को हटा के हमने यहाँ पे शब्द लिखा राजू विल कम टुडे, तो राजू आ जाएगा। तो आएगा? सर राजू लिखेंगे। राजू आज आएगा। और प्रधानमंत्री लिखा तो प्रधानमंत्री आज आएंगे। यस सर। अच्छा, ठीक है, प्रधानमंत्री आ जाएंगे। ये मिस्टर यहाँ पे नहीं है, मतलब जब मैं लिख रहा था तो मिस्टर यहाँ से डिलीट करना था, जो डिलीट करना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, आप मिस्टर को ओवरलुक कर दीजिए। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने मिस्टर लगा करके लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे। तो यहाँ आपने लिखा प्रधानमंत्री आज आएंगे, सही है कि गलत है? सही ठीक है सर। हो सकता है, इसलिए गलत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप माननीय महोदय लगाएं। जैसे अगर आप आलेख लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं आर्टिकल इस तरीके से, तो प्रधानमंत्री के साथ महोदय माननीय यहाँ लगाना कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है अनुवाद करते वक्त प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, ठीक है। मिस्टर लगा दिया अनुवाद में, मतलब गिवन सोर्स सेंटेंस में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे, तो माननीय प्रधानमंत्री आज आएंगे या प्रधानमंत्री महोदय आज आएंगे, ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रधानमंत्री आज आएगा? नहीं सर, सर। उस तरह से नहीं लिखते। लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं राहुल गांधी रहता तो लिख देता, क्योंकि मैं उस स्टेचर का बंदा होता तो मैं लिखता कि आज प्रधानमंत्री आएगा। लेकिन मैं तो हूं नहीं, मैं अभिषेक प्रकाश हूं। आप जो है हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे लिए प्रधानमंत्री मतलब कायदे से किसी को भी नहीं लिखना चाहिए, कोई भी नहीं लिखना, किसी को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, रेस्पेक्टेबल देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए हमें हमेशा आएंगे ऐसा अंग्रेजी में हम कहेंगे, लेकिन हिंदी में कहेंगे। पर अंग्रेजी में इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या कहने के लिए? प्राइम मिनिस्टर विल कम टुडे, राजू विल कम टुडे, मुकुल विल कम टुडे, वैशाली विल कम टुडे, अमित विल कम टुडे, अभिषेक विल कम टुडे, ग्रैंडफादर विल कम टुडे, ग्रैंडमदर विल कम टुडे, ग्रैंडसन विल कम टुडे, है ना, ग्रैंडडॉटर विल कम टुडे, एवरीबॉडी विल कम टुडे, लेट इट बी एनी। पर हिंदी में बदल जाता है, वह आएगा होता है, कहीं आएंगे होता है ना। तो इस तरीके से इसमें अनुवाद करते वक्त ये चीजें अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में इस तरीके से बदलती हैं। जैसे राधा विल डांस, मोहन विल सिंग, है ना। तो राधा विल डांस में राधा नाचेगी और मोहन विल सिंग गाएगा। यहाँ पे कोई अंतर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, पर हिंदी में आपको अंतर साफ साफ स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि अंतर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, श्री उदित नारायण विल सिंग इन कंसर्ट टुडे। वहां मोहन विल सिंग, मोहन गाएगा। श्री उदित नारायण विल सिंग इन कंसर्ट टुडे, श्री उदित नारायण क्या होगा? उदित नारायण संगीत समारोह में गाएंगे। बिल्कुल। वैसे ही देखिए, सीता इज अ लैम्प। सीता अपंग है या लंगड़ी है, कुछ ऐसा। नहीं,
जैसे ये बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे वह तो बिल्कुल गाय है ना? अच्छा, हाँ, हम हिंदी बकरी। में बोलते हैं वह बिल्कुल गाय है, तो इसका मतलब थोड़ा ये होता है कि वो गाय है, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका सीधी, मतलब क्या होता है कि वो गाय की सीता तरह सीधी सीधी है। है हाँ, या उसी तरह भोली से है। हम बोलते हैं सीता इज अ लैम्ब। तो अब अगर आया कि सीता गाय मतलब सीता तो गाय है, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे सीता इज लाइक अ काऊ और सीता इज अ काऊ? नहीं। उस तरह का जो भाव है वो अंग्रेजी में क्या होता है, सीता इज अ लैम्ब, है ना? अंग्रेजी में हम्म, इस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सब देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्रोत भाषा में जो हमें दिया हुआ हमें कंटेंट है, जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, जब हम उसे लक्ष्य भाषा में अनुवाद करेंगे तो हमारे अनुवाद की जो प्रकृति है, उसकी जो शैली है, वह कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? लक्ष्य भाषा के अनुरूप होनी चाहिए, है ना? वो स्रोत भाषा के अनुरूप नहीं होनी चाहिए। भले वहां पे प्राइम मिनिस्टर विल कम है, वो मोहन विल कम हो, लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे तो प्रधानमंत्री आएंगे और मोहन आएगा। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो हमारे अनुवाद की जो शैली है, हमारे अनुवाद की जो प्रकृति है, हमारे अनुवाद की जो भाषा है, वह लक्ष्य भाषा को अनुकरण करते हुए, उसकी प्रकृति को अनुकरण करते हुए हो, ना कि स्रोत भाषा के अनुसार। ठीक है, ये एक चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और थोड़े सेंटेंसेस हम देखते हैं। और कुछ सेंटेंसेस है, स्रोत भाषा सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल करना चाहिए। तो लक्ष्य भाषा की प्रकृति यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रीवेल करती है। चलिए अब हम देखते हैं जैसे परमिशन ग्रांटेड, सैंक्शन प्रोवाइडेड, दोनों का क्या होगा हिंदी अनुवाद? अनुमति अनुमति प्रदत्त, अनुमति प्रदान करनी। हाँ जी, अनुमति प्रदत्त भी लिख सकते हैं, अनुमति अनुमति प्रदान। प्रदत्त। परमिशन ग्रांटेड, सैंक्शन प्रोवाइडेड। अनुमति दी गई और सैंक्शन का होगा मंजूरी दी गई। अनुमति प्रदान की जाती है, मंजूरी मंजूरी दी प्रदान जाती की है। गई। अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति प्रदान की जाती है, स्वीकृति सैंक्शन दी दी जाती जाती है। है। सैंक्शन स्वीकृति दी जाती है, या मंजूरी भी सैंक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मंजूरी शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही केस इज कंकर्ड, पुट अप फॉर अप्रूवल। अनुमोदन के लिए भेज दें। और अप्रूवल का वो सर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, ठीक है। सबमिटेड फॉर अप्रूवल या पुट अप फॉर अप्रूवल, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। और केस इज कंकर्ड, तो मामले में मामले सहमति में है या सहमति प्रदान की जाती है, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, ये हो गया आपका केस इज कंकर्ड, पुट अप फॉर अप्रूवल। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, अक्सर बहुत नजदीकी अर्थ वाले होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे परमिशन, सैंक्शन, अप्रूवल, कंकरेंस, है ना? तो इनके लिए ना एक निश्चित रूढ़ शब्द है ना, प्रशासनिक शब्दावली में, कि जब भी अप्रूवल आएगा तो अनुमोदन आएगा, सैंक्शन आएगा तो स्वीकृति या मंजूरी आएगी, जब भी आपका परमिशन आएगा तो अनुमति आएगी, कनकरेंस आएगा तो सहमति आएगी। तो इसको हम लोग, और अच्छा अर्थ अगर आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखें ना, तो स्वीकृति, मंजूरी, सहमति या फिर अनुमोदन, ये सब लगभग लगभग आपको लगेगा कि एक ही तो है ना, अनुमोदित कर दिया या स्वीकृत कर दिया या मंजूरी दे दी या सहमति दे दी, बात तो एक ही है। क्या अंतर है? कोई अंतर है भाई? मैंने सहमति दे दी आपके प्रपोजल को, या मैंने अनुमति दे दी, या मैंने स्वीकृति दे दी, या मैंने अनुमोदित कर दिया, क्या अंतर है? वैसे तो कोई अंतर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी में देखेंगे उस तरह से, तो अंतर है। इसीलिए इसके लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। तो जब आप इस तरह का अनुवाद करेंगे तो निश्चित तौर पे आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो इनके लिए रूढ़ किए गए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और वर्ड, जैसे मैंने एक दिन आप लोगों से और डिस्कस किया था लिक्विडिटी के बारे में, एक शब्द मैंने कहा था लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के लिए क्या है? वैसे तो तरलता, लेकिन नहीं, जब आप फिनेंशियल
टर्म्स में बात करेंगे, बैंकिंग टर्म्स में बात करेंगे तो ये चल निधि हो जाएगा, है ना। कैंसिल के लिए रद्द, निरसन शब्द जो रूढ़ किए गए हमें इन्हीं को प्रयोग करना है। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, बैंकिंग एक्सचेंज रेट इज चेंजिंग रैपिडली, यदि आपको इसका अनुवाद करना हो तो क्या करेंगे? सामान्य तौर पे इसे आप क्या कहेंगे? बैंकिंग विनिमय दर तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन एक्सचेंज रेट के लिए बैंकिंग ग्लॉसरी में मुद्रा दर ये शब्द रूढ़ किया गया, तो बैंकिंग मुद्रा दर तेजी से बदल रहा है। तो क्या एक्सचेंज के लिए विनिमय शब्द बैंकिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है? किया जाता है, विनिमय भी किया जाता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुद्रा दर विनिमय दर के लिए फिर जो कॉन्टेक्स्ट उसका रहेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में विनिमय दर बहुत जगह पे विनिमय एक्सचेंज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होना भी आपके लिए जरूरी है। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन लोन्स। सर बैंकिंग मुद्रा दर तेजी से बदल रही है होगा या दर बदल रहा है। बैंकिंग मुद्रा दर तेजी से बदल रहा है। बैंकिंग मुद्रा दर तेजी से बदल रही है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन लोन्स। ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा, या इसके लिए बैंकिंग ग्लॉसरी में एक संचयित ब्याज, इस तरह का शब्द रूढ़ है, तो संचयित ब्याज लगाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हम देखते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं और उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। डुप्लीकेटिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेटिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अलाउड। जाली दस्तावेज, जाली दस्तावेज, जाली डुप्लीकेटिंग है। दस्तावेज का नकलीकरण करने की अनुमति नहीं है। नकलीकरण करने की अनुमति नहीं है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जब आप इसे एक टर्मिनोलॉजिकल सेंस में जाएंगे तो इसके लिए जो डुप्लीकेटिंग के लिए जो शब्द रूढ़ है, दैट इज अनुलिपिकरण। अनुलिपिकरण। और कॉपिंग के लिए प्रतिलिपिकरण, ठीक है। तो दस्तावेजों के अनुलिपिकरण की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से आप अनुवाद करेंगे, है ना। यहाँ पे ज्यादातर भावानुवाद की आपके पास मतलब उसका स्कोप नहीं है आपके पास, मतलब इस तरह का अगर आपको पैसेज मिल गया, इस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिल गया, तो द मैटर हैज बीन अफिक्स्ड। मामला सुलझा लिया गया है। द मैटर हैज बीन अफिक्स्ड, तो मामले का निपटान किया जा चुका है। दिया गया है। अफिक्स का मतलब होता है जब कोर्ट में मामले को हम लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं अफिक्स, है ना, जो केस लगता है। अब यहाँ मैटर के लिए आप बात नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि मैटर यहाँ पे मामले से संबंधित है, केस से संबंधित है, तो इसलिए मामला और हैज बीन अफिक्स्ड लगा दिया गया है। तो जैसे ये लीगल, तो चाहे वो लीगल हो, वो आपका फिनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या फिर हमने अभी देखा, है ना, तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फिनेंशियल, टेक्निकल नेचर के जो भी शब्द रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग इनका अनुवाद करेंगे तो हम लोग शब्दानुवाद को प्राथमिकता देंगे, भावानुवाद को नहीं। इसके अतिरिक्त बाकी सब जगह भावानुवाद, लेकिन यहाँ पे शब्दानुवाद को प्राथमिकता देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, आप देखेंगे कि वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, they have associations and connotations from among the many possible symbols. The translators will have to, यहाँ full stop है symbols के बाद में, the translators will have to choose an appropriate symbol for communication, for communicating the meaning, for communication of the meaning, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, तो for communicating the meaning या communication of the meaning, ऐसा समझ रहे हैं आप। words are not independent entities, they have associations and connotations। जैसे मैं बार बार आप लोगों को, जैसे मैं चार्ज का एग्जांपल देता हूँ, चार्ज एक शब्द की कितने 6-7 मीनिंग है, जिस कॉन्टेक्स्ट में लो अलग ही मीनिंग निकल के आता है। कहीं प्रभार है, कहीं शुल्क है, कहीं आवेश है, कहीं आरोप है, कहीं लाठी चार्ज, मतलब अलग अलग। तो इट डजंट हैव इट्स इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स का रोल क्या होता है? द ट्रांसलेटर्स विल हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट सिंबल फॉर कम्युनिकेटिंग द एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है।
और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सामान्यतः शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता, किंतु वैज्ञानिक, तकनीकी और विधि निर्माण के क्षेत्र में शब्दानुवाद आवश्यक होता है। वहां पे शब्द चूंकि रूढ़ होते हैं, तो वहां पे हम लोग भावानुवाद करके निकल नहीं सकते और वह गलत भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, जी सर। जी सर। यस ओके, सर। ग्रेट। तो ये हम लोगों ने आज कुछ बेसिक जो आप लोग बात करते हैं, तो हमने कुछ बेसिक्स पे बात करी, लेकिन पूरी बातें नहीं हो पाई क्योंकि हमारा आज आधा सेशन जो है वो केवल ये सुलझाने में चला गया कि हमारे सेशन की मॉडलिटी कैसे, जो कि जरूरी भी था, होना भी चाहिए, किसी तरह का संदेह मन में नहीं होना चाहिए। तो अब हमने आज जो एक बेसिक समय देखने थे उसका हमने काफी सारा पार्ट देखा, हमने अनुवाद करा। अब मैं आप लोगों को अगले स्क्रीन पे एक पैसेज दिखा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा इंडिविजुअली, आपके ग्रुप उस पे चला जाएगा। कि ये आया नहीं है, एक मिनट दीजिए मुझे। How come this? How come this? हाँ जी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मैं आपको ये भेज भी दूंगा। अब हम लोग अगले सेशन में, जब हम अगला सेशन करेंगे, तो हम लोग इसके आगे, हमने आज कुछ देखे बेसिक्स, कुछ और बेसिक्स जो बचे हैं उनको हम लोग उदाहरणों के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी बीच में ये हम लोग करेंगे परसों, यानी कि 19 तारीख को। इसी बीच में एक पैसेज मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पैसेज जो आप कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए मेहनत है और इसका आपको अभ्यास करना है। इस पैसेज को हम लोग ना 3-4 अलग-अलग तरीके से करके हम लोग देखने वाले हैं आने वाले स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। सर ये अलाउड नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ये एप्लीकेशन की वजह से ये मैं आपको भेज दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट में आपको मतलब ये पैसेज में आपको भेज दूंगा, आपको मैं डायरेक्ट पर्सनल आपके उस पर भेज दूंगा। एप्लीकेशन में भी एक मॉक टेस्ट बना के मैं डाल दूंगा आज के लिए, मतलब आज के डेट से, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये, जहाँ पे रहेगा ये, और मैं आपको भेज भी दूंगा डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे। ये पैसेज का ना आपको करना है अनुवाद, और इस पैसेज, जल्दी दे। इस पैसेज को हम अलग अलग 3-4 तरीके से अनुवाद करके देखेंगे जब हम सेशन आगे करेंगे, कि कैसे एक ही पैसेज को अलग अलग तरीके से कैसे अनुवाद किया जा सकता है, और शायद कोई भी अनुवाद गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें से सबसे सही कौन सा होगा, मतलब किसको हम सबसे टॉप ग्रेड देंगे, सेकेंड ग्रेड देंगे, थर्ड ग्रेड देंगे, और ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्या रीजन है ना, और कौन सा अनुवाद आपको 100% सेटिस्फेक्शन आपके मतलब वो अनुवाद भी अनुवादक की प्रकृति के अनुरूप कई बार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ लगे वही आपको भी सबसे अच्छा लगे। हो सकता है कि मुझे कुछ और बहुत अच्छा लगे और आपको कुछ और, कोई और सा अनुवाद उसका बहुत अच्छा लगे। सही दोनों है। तो अनुवाद के साथ इस तरह का विरोधाभास है। ठीक है, तो ये हम लोग करके देखेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये अनुवाद करना है आपको बढ़िया तरीके से, और इसके ऊपर हम लोग बढ़िया तरीके से बहुत सारा इसमें जो टर्म्स है ना उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे इसके अलग अलग अनुवाद हो सकते हैं, जो कि ओवरऑल भाव पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन जो हम जब लक्ष्य भाषा में अनुवाद करेंगे तो लक्ष्य भाषा की शैली का भी जो स्तर होता है ना अनुवादक के भाषा ज्ञान के अनुरूप बदल जाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताने का प्रयास करूं, कि मान लीजिए कि मैंने अनुवाद किया, वैशाली ने किया, अमित ने किया, ममता ने किया और ज्योति ने किया, हम 5 लोगों ने अनुवाद किया एक ही पैसेज का। हम सब ने पैसेज को ढंग से समझा है और हम सब ने अनुवाद किया है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें ममता का जो है उसकी जो भाषा पे पकड़ है ना बहुत अच्छी है, तो वही बात ममता भी कहेंगी, वही बात अमित भी कहेंगे, वही बात वैशाली भी कहेंगी, ज्योति भी कहेंगी और मैं भी कहूंगा। लेकिन अगर हम पांचों के भाषा ज्ञान में अंतर है ना, हमारी भाषा पे पकड़ में अंतर है, हमारे पास जो शब्दकोश है उसमें अंतर है, हमारे पास शब्दों के ज्ञान में अंतर है, तो हमारे अनुवाद में अंतर हो जाएगा। अगर सबसे अच्छी भाषा ममता की है
तो उसका अनुवाद सबसे अच्छा समझ आएगा, देखने में लगेगा। हालांकि अनुवाद सब एक ही रहेंगे, गलत कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं गलत करूंगा अनुवाद, मैं भी सही अनुवाद करूंगा, ममता भी सही अनुवाद करेगी, लेकिन उनका अनुवाद पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा, उसमें रचनात्मकता ज्यादा दिख के आएगी, उसमें लगेगा कि हाँ, मतलब उसमें एक एक अलग ही रस उसमें आएगा, क्योंकि उनकी भाषा पे पकड़ है। उसी बात को उन्होंने, चूंकि उन्होंने लक्ष्य भाषा की प्रकृति के के अनुरूप बात को कहा है, और लक्ष्य भाषा पे उनकी पकड़ अच्छी है, इसलिए उनका अनुवाद सुंदर बन जाएगा। मेरा भी अच्छा बनेगा, लेकिन उतना सुंदर नहीं बनेगा जितना उनका बनेगा। तो ये फर्क पड़ता है। तो ऐसा कैसे होगा, इन चीजों को हम प्रैक्टिकली करके अगले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के सेशन को कॉल ऑफ करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से 1 मिनट में पूछ सकते हैं। सर मेरा टेस्ट सीरीज एक्टिव कर दीजिए, मुझे मिला नहीं सुबह से। अरे एक्टिव कर दिया, मतलब एक्टिव है नहीं आपका? नहीं सर, वो ऐप पे के लिए बोल रहा था, मैंने कर दिया तो ठीक हुआ है, नहीं। मैं आप कर अभी दो। देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ शिवानी जी। और सर जो अभी आपने प्रैक्टिस कराई उस टाइप के जो ग्लॉसरी है वो हमें कहाँ से मिल सकती है? कौन सी ग्लॉसरी? सर जैसे वर्ड्स जिसमें थे, जिसमें मतलब कि प्रशासनिक आपने कुछ वो करवाए ये है सेक्शन। ग्लॉसरी, ये है ग्लॉसरी, चाहिए आपको? पढ़ पाएंगे? इतना परेशान मत होइए आप लोग, अभ्यास करते जाइए। हर चीज की ग्लॉसरी, हर सारी ग्लॉसरी लेकर के आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं रट पाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग परेशान मत होइए। प्रैक्टिस करने से होगा, रटने से नहीं होगा। अभ्यास कीजिए, उसको यूज में लेकर के आइए। जितना यूज में लेकर के आएंगे, अभ्यास में लेकर के आएंगे, आपको जो है बढ़िया तरीके से ये समझ में आता जाएगा। अगर आप ग्लॉसरी उठा के रटना शुरू करेंगे अभी इस समय यहां से आगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, और सर जैसे ट्रांसलेशन करते समय सर किस वर्ड को पहले ट्रांसलेट करना है, कैसे शुरू करना है, इस पे भी सर थोड़ा देखिए ऐसा है डिस्कस हो जाए। सनी जी देखिए ऐसा है कि जो बेसिक सिंटेक्स है ना, उसके ऊपर तो अच्छा, कितने ऐसे लोगों को लगता है कि बेसिक सिंटेक्स के ऊपर मुझे क्लास करना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये जो बेसिक सिंटेक्स है, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी आवश्यकता है कि एकदम बेसिक सिंटेक्स पे हम बात करें। हाँ, अगर किसी मतलब कुछ ऐसा कॉन्टेक्चुअल अगर दिक्कत आपके सामने आती है किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ में, है ना, तो फिर वो अलग बात है, उसमें आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते जैसे हैं। सर जैसे वो जैसे 140 एग्जाम्पल के लिए किलोमीटर वाला। सुन लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लोग मुझे अनुवाद करके बताएं। तकनीकी नवाचार से थमा भ्रष्टाचार, या तकनीकी नवाचार थमता या भ्रष्टाचार, इस तरीके से कुछ। टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टॉप करप्शन। तकनीकी नवाचार थमा भ्रष्टाचार। Technical innovation curb the corruption. स्टॉप करप्शन, या टेक्नोलॉजी इनोवेशंस का स्टॉप करप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैशाली ने बताया कि टेक्निकल इनोवेशन कर्ब्ड करप्शन। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक सिंटैक्स, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है कि भाई पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद में, इंग्लिश की शैली क्या होती है, इंग्लिश की शैली में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर बाद में सारे ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट बाकी सारी चीजें आती हैं। हिंदी की शैली में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब सबसे लास्ट में आएगा, बाकी सब उसके बीच में आएगा, है ना, उसको हम बाकियों को बीच में अरेंज करके लिखते हैं। तो ये हिंदी की शैली है, और इंग्लिश की शैली उसके उल्टी, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर कुछ, हाँ सनी जी कुछ आप पूछ रहे थे बीच में, मैंने आपको माफ कीजिएगा रोक दिया था, पूछिए। अगर कुछ विशेष सेंटेंस या कुछ विशेष कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, तो
सनी जी, आपको आवाज आ रही है? हालांकि जब हम आगे लाइव सेशंस में जब हम लोग ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस करेंगे तो हम यही तो प्रैक्टिस करते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं, फिर उसका हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा पोर्शन पहले रखेंगे, जब हम इंग्लिश का करेंगे तो कौन सा बाद में रखेंगे, तो वो तो प्रैक्टिकली हम करने ही वाले हैं आगे। उसी के ऊपर तो हमारी सारी क्लासेस चलने वाली है, वही तो हमारा थीम है। ये तो हम लोग बेसिक एकदम देख रहे हैं कि हमें ट्रांसलेशन करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को मतलब व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू, इन सारी चीजों को हम करने वाले हैं। और इस तरह की बहुत सारी क्लासेस तो हमारी YouTube पे पड़ी भी हुई है। जो आप कह रहे हैं ना कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, तो बहुत सारी क्लासेस जो पीछे हमने करा था वो YouTube पे भी है, मतलब ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं फॉर रेडी रेफरेंस एंड उसके लिए, है ना। जी सर, चलिए ठीक। बिल्कुल। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का नहीं है तो आज के सेशन को हम यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। फिर हम लोग जो है कल मॉर्निंग 7 बजे के सेशन में मिलेंगे डिस्कशन के साथ में। 7 और 8 का सेशन आप लोग कंटिन्यू रखें, और परसों जो है ये जो पैसेज है इसका अनुवाद करके आप लोग आएंगे। परसों हम यहाँ से आगे की क्लास को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को। आज का सेशन कैसा रहा इसके ऊपर आप लोग RAPC पेड बैच ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पेड बैच ग्रुप में या आप RAPC दूसरे ग्रुप में भी दे सकते हैं। फीडबैक से क्या होता है, एक तो मुझे भी समझ आता है कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरी बात, फीडबैक से क्या होता है कि और साथी जो हमारे साथ जुड़े तो हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनको समझ आता है कि नहीं कुछ अच्छी क्लासेस चल रही, तो उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। जितना अधिक पार्टिसिपेशन होगा हम लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें उतने इनपुट्स ज्यादा मिलेंगे और हमारी तैयारी और उतनी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग जो है फीडबैक सर जरूर दीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, ये ट्यूसडे और थर्सडे को जो ये क्लास होंगी, इसका सर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो एक सीक्वेंस। निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जो ट्यूसडे थर्सडे को क्लासेस होंगी, मेंटरिंग क्लासेस, उसकी वीडियोस रहेंगी एप्लीकेशन पे। जो मॉर्निंग इवनिंग की हमारी डेली की जो डिस्कशन क्लासेस हो रही हैं वो जी सर। रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग करने जैसी कुछ चीजें है नहीं। वो बहुत ही जी इंस्टेंट टाइप की क्लासेस है, मतलब डिस्कशन टाइप की क्लासेस है। पर जी ये जी जो क्लासेस हो रही है तो प्रॉपर इनकी वीडियोज आपको मिलेंगी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक सर एक रिक्वेस्ट है सर, हम लोग जो ऐसे लिख रहे हैं उसको एक जगह कलेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन लिख कर क्यों डाल नहीं नहीं हो रहे पा हैं। रहे हैं? मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जी ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको भेजना है उसको। जी, बाकी लोग सर भेज नहीं रहे हैं और मैं सभी से रिक्वेस्ट किया हूँ, तो सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर को बोलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा या टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा ऑलरेडी जिसमें बना केवल। हुआ है, सब भेज रहे हैं उसमें। जी जी आप शायद नहीं हो उस ग्रुप में। सर कृपया मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर। मैं नहीं, वो लिंक मैंने सबको भेजा है, आपको ही भेजा है, पर आप लोग आधा देखते हैं ना, आधा देखते नहीं। हाँ, माफी चाहता हूँ सर। जैसे कई, नहीं कोई बात नहीं, कई सारे लोग, मुझे पता है एक साथ में बहुत सारे लिंक भेजा हूँ ना जब ज्वाइनिंग के ऊपर, या फिर उस हिसाब से, तो सारा लिंक आप लोग देखते नहीं है। फिर बाद में मुझसे सर लिंक का है, फिर मैं आप ही के चैट में जाकर के पिन करता हूँ, दिस इज द लिंक। हाँ हाँ सर, थैंक यू। तो देखिए, खैर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है लिंक सर, है माफी चाह रहा हूँ सर, फिर से एक बार ऑलरेडी। कृपया नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। जी टेलीग्राम ग्रुप है, धन्यवाद उसमें सर। ऑलरेडी मैं दोबारा पिन कर दूंगा, है ना। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।